हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस नॉवेल चतुरंगा की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल को रविंद्रनाथ टैगोर ने पब्लिश करवाया था 1916 में और ये बंगाली लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। और इसकी जो कहानी है वो एक यंग आदमी श्री बिलास के बारे में है कि कैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला जिसका नाम था सचिस। और जो सचिस है वो श्री बिलास का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और साथ में गाइड भी था। और सचिस एक फिलोसफिकल आदमी है। इसके अलावा एक और मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो कि है दामिनी। वो एक विधवा है और इस नॉवल में टोटल 4 चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसका नाम चतुरंगा है। जिसका ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 4 पार्ट्स या एक क्वार्टेट। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चतुरंग की शुरुआत होती है कॉलोनियल बंगाल से, यानी बंगाल को कॉलोनाइज कर रखा था ब्रिटिशर्स ने। और ये 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी और 20th सेंचुरी की शुरुआत हो चुकी थी। और ये एक ऐसा समय था जब वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी इंडियंस को और वेस्टर्न आइडियाज़ से प्रेरित हो रहे थे लोग और यंग माइंड्स पर वेस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न एजुकेशन असर डाल रही थी। तो चतुरंग मेनली कहानी है सचिश की, जो एक इंग्लिश एडुकेटेड ब्राइट और बहुत ही हैंडसम यंग मैन है। और वो कोशिश कर रहा है कि समाज में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी रुकावटें हैं, उनको तोड़कर वो कम्प्लीटली अपनी फ्रीडम को हासिल कर सके। तो ये कहानी उसकी स्ट्राइव के बारे में है, यानी उसकी लड़ाई के बारे में है कि किस तरीके से वो ब्रेक फ्री करना चाहता है, यानी आज़ादी पाना चाहता है अटैचमेंट से और पूरी तरीके से फ्री होना चाहता है रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर। और उसकी जो कहानी है उसका फ्रेंड, एडमायरर और फॉलोअर श्री बिलास हमें बताता है। तो श्री बिलास ही नरेटर है और श्री बिलास भी सचिश की तरह ही इंग्लिश एडुकेटेड यंग लड़का है। The story starts with the acquaintance of the narrator श्री बिलास with सचिश। तो स्टोरी की शुरुआत ही होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि श्री बिलास सचिश से मिलता है और उसके बाद फिर स्टोरी में सचिश के अंकल के बारे में जिक्र किया गया है। सचिश के अंकल का नाम जगमोहन था और उसके फादर का नाम हरिमोहन था। तो जो उसके अंकल थे जगमोहन, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे और वो एक एथियस्ट थे, यानी कि वो एक नास्तिक इंसान थे। वो भगवान को नहीं मानते थे और इस तरह के सारे सोशल कस्टम्स को वो नकारते थे। जो भी सोशल कस्टम समाज में भेदभाव करते हैं, इस तरह के सारे कस्टम्स को वो नकारते थे और वो अपनी फैमिली वगैरह को भी छोड़ने को तैयार थे ताकि वो उन्हें भेदभाव ना मानना पड़े और वो समाज में रहकर गरीबों की, अंडर प्रिविलेज की और जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनकी सर्विस कर सकें। इसीलिए वो इस तरह की जो भेदभाव जैसी चीज़ें हैं उनमें यकीन नहीं करते थे ताकि वो गरीबों की और आउटकास्ट लोगों की मदद कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो जो सचिश है उसे जगमोहन ने ही बड़ा किया था अपने बेटे की तरह और इस तरीके से सचिश भी जगमोहन से काफ़ी प्रभावित था और वो उन्हीं की चीज़ें सीख गया था, उनके जैसा बनने लगा था। उन्हीं के आइडियाज़ और आइडियलिज्म से वो प्रभावित था, इंस्पायर्ड था और हर तरीके से अपने अंकल को फॉलो करता था। सचिश फ्रेंड श्री बिलास वॉज अ बिलीवर। तो सचिश का जो फ्रेंड है श्री बिलास, वो एक आस्तिक इंसान है, बिलीवर है, यानी भगवान में यकीन करता था। और जब उसे ये पता चला था कि सचिश एक नास्तिक है तब श्री बिलास को दुख भी हुआ था, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो सचिश के साथ रहने लगा उसका भी एटीट्यूड चेंज होने लगा। और जगमोहन से मिलने के बाद तो श्री बिलास एक एग्नोस्टिक हो गया। एक एग्नोस्टिक इंसान वो इंसान होता है जो ना ही आस्तिक होता है ना ही नास्तिक, यानी कि ना तो वो पूरी तरीके से मानता है कि भगवान है और ना ही नकारता है कि भगवान नहीं है। तो इस तरीके से वो एक एग्नोस्टिक इंसान बन जाता है श्री बिलास। Sachin scandalizes the family by offering to marry a young widow, seduced and made pregnant by his cavalier brother. उसके बाद फिर सचिश एक जवान विधवा से शादी करने वाला था, एक ऐसी विधवा जिसे उसके सचिश का एक भाई था, सगा भाई नहीं, भाई जैसा एक व्यक्ति था
जिसने उस यंग विडो को प्रेग्नेंट भी कर दिया था, और लेकिन बाद में वो मर गया था, तो वो बेचारी लड़की विधवा हो गई थी। तो सचिश उससे शादी भी करने वाला था, लेकिन जब उसकी फैमिली को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत शौक लगता है, और वो जो यंग मदर है यानी कि वो विधवा, वो इस शर्म को सह नहीं पाती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो विधवा भी हो गई है, और उसका जो बेट्रेयर है यानी कि उसका जो हस्बैंड है अब वो भी नहीं है, जब उसे ये पता चलता है तो वो सुसाइड कर लेती है। दिस हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट इज सून फॉलोड बाय अ मेजर ट्रेजेडी। तो उस लड़की के सुसाइड के बाद एक और ट्रेजेडी होती है, जब सचिश के अंकल जगमोहन वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो वो उन लोगों की सेवा कर रहे होते हैं जिनको प्लेग था, तो उन लोगों की सेवा करते करते उन्हें भी प्लेग हो जाता है, और वो भी ख़त्म हो जाते हैं प्लेग की वजह से। तो ये दोहरे धक्के सचिश सह नहीं पाता है। ही इज़ डिवास्टेटेड बाय द ट्विन डिजास्टर्स। इन ट्विन डिजास्टर्स से उसे बहुत धक्का लगता है कि कैसे एक हेल्पलेस वुमेन ने सुसाइड कर ली और उसके बाद उसके अंकल की भी सडनली डेथ हो गई। तो सचिश पूरी तरीके से डिसओरिएंटेड यानी कंफ्यूज हो जाता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई हो। ही एमलेसली वॉन्डर्स, वो बस यहाँ वहाँ घूमने लगता है। और उसके बाद फिर उसे एक रिलीजियस कल्ट यानी कि उसे एक तांत्रिक टाइप का एक आदमी मिलता है जिसके आश्रम में वो जाने लगता है। सो सचिश हैड क्रॉस्ड ओवर टू अ फेथ दैट वाज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द व्यूज ही प्रोफेस्ड व्हाइल ही वाज अंडर हिज अंकल्स टुटेलेज। तो अभी तक सचिश जो कुछ भी मानते आया था कि वो धर्म में यकीन नहीं करते थे, भगवान में यकीन नहीं करता था सचिश, ना वो ना उसके अंकल, लेकिन अब जो वो काम कर रहा था वो एग्जैक्टली ऑपोजिट था। अभी तक उसने अपने अंकल से जो कुछ भी सीखा था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वो कर रहा था। तो इस तरीके से वो उस रिलीजियस कल्ट में शामिल हो जाता है, और उस आदमी का यानी कि उस जो साधु होता है वो उस गुरु का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। फेनेटिकल डिवोटी यानी कि एकदम पागलों जैसा वो उस गुरु का डिवोटी यानी कि भक्त बन जाता है। फॉलोइंग हिम हिज फ्रेंड श्री बिलास टू जॉइन्स द कल्ट। उसके बाद श्री बिलास भी उसी कल्ट को ज्वाइन कर लेता है, यानी उसी ग्रुप में शामिल हो जाता है और स्वामी का डिसाइपल बन जाता है, यानी कि वो उस स्वामी का वो भी एक स्टूडेंट बन जाता है। While at the ashram, the two friends are attracted by a beautiful and vivacious young widow Damini, who true to her name Lightning is sparkling. तो जब वो लोग आश्रम में रह रहे होते हैं तो ये दोनों फ्रेंड्स एक लड़की से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर एक यंग विधवा लड़की थी जिसका नाम दामिनी था, और अपने नाम की ही तरह, उसके नाम का मतलब होता है लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना, तो दामिनी उसी बिजली की तरह ही थी। तो जब वो लोग दामिनी को देखते हैं तो वो लोग भी दामिनी को पसंद करने लगते हैं। तो दामिनी उस आश्रम में क्या कर रही थी, दामिनी को जब उसका हस्बैंड मर रहा था तब उसके हस्बैंड ने दामिनी को अपनी सारी प्रॉपर्टी के साथ गुरु स्वामी लीलानंद को सौंप दिया था। तो लेकिन ये बात दामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि एक चीज़ की तरह उसे एक दूसरा आदमी को सौंप दिया गया। तो वो काफ़ी वर्ल्डली है, आउटगोइंग है और बोल्ड है, यानी कि करेजियस है, वो किसी से डरती नहीं है और उसकी अपनी इच्छाएं हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स है। और शी इज़ नॉट अफ्रेड टू हर्ल डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस इवन एट स्वामी लीलानंद। स्वामी लीलानंद के सामने क्वेश्चंस पूछने में भी उसे डर नहीं लगता। इनफैक्ट स्वामी लीलानंद उससे डरते रहते थे। तो दामिनी जो है वो स्वामी से पूछती भी है कि तुम्हें ये क्या हक है कि तुम मेरी कस्टडी मेरे से पूछे बिना तुम मेरी कस्टडी कैसे रख सकते हो। दामिनी फॉल्स पैशनेटली इन लव विद सचिश। तो दामिनी सचिश को बहुत पसंद करने लगती है और वो अपनी डिज़ायर्स को प्रेजेंट करने में भी कतराती नहीं थी, बोलने में उसे डर नहीं लगता था या हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी जब वो एक्सप्रेस करती थी। सचिश भी उसे पसंद करने लगता है और वो दामिनी को अपनी ज़िंदगी की आर्टिस्ट कहा करता था, लेकिन वो इस बात को कम्प्लीटली मान नहीं रहा था, एक्नॉलेज नहीं कर रहा था कि वो दामिनी को पसंद करता है, और इस तरीके से वो डाउट, कन्फ्यूजन और इनडिसीजन में फंस जाता है। और उसे बहुत ज़्यादा एजिटेशन भी होता है क्योंकि वो दामिनी के प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा था, उसके प्यार को लौटा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दामिनी और उसकी सेक्सुअलिटी उसे ट्रू फ्रीडम यानी आज़ादी पाने से या स्पिरिचुअलिटी की राह पर जाने से रोकेंगे। इसीलिए वो दामिनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और वो उसे बेग करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपने प्यार से मुझे आज़ाद कर दो।
तो दामिनी का दिल बहुत बड़ा था और इसीलिए वो सचिश को आज़ाद कर देती है अपने प्यार से और उसे अपना गुरु बना लेती है। तो जो सचिश है वो कुछ दिनों के बाद ही वो स्वामी से डिसइल्यूजन्ड हो जाता है, यानी उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे रह के उसका कुछ भला नहीं होने वाला है और वो उस आश्रम को छोड़कर एक रेक्लूज बन जाता है, यानी वो अकेला ही अलग अलग जगहों पर जाकर मेडिटेशन वगैरह कॉन्टेम्पलेशन करने लगता है, अकेली जगहों पर जाकर सॉलिटरी प्लेसेस पर जाकर और अपना रास्ता खुद तलाश करने लगता है। उसके बाद श्री बिलास दामिनी को प्रपोज करता है और दामिनी उसकी बात को मान जाती है और वो लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। श्री बिलास रिटर्न्स टू वर्किंग लाइफ। उसके बाद श्री बिलास फिर से काम करने लग जाता है और वो जो कपल है श्री बिलास और दामिनी, वो लोग अपना सोशल सर्विस कंटिन्यू रखते हैं, वैसे ही जैसे अंकल जगमोहन सोशल सर्विस किया करते थे। आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ दामिनी डाइज ऑफ एन अननोन पेन इन हर चेस्ट। तो शादी के कुछ सालों के बाद दामिनी के छाती में ज़ोरदार दर्द होता है, जो शायद उसे एक गुफा में मिला था जब वो श्री बिलास की तरफ अट्रैक्टेड थी और जब वो सचिश की तरफ अट्रैक्टेड थी और उसे बुला रही थी केव में, एक गुफा में, तब उसे शायद कोई चोट लग गई थी छाती में, जिसकी वजह से वो फाइनली मर जाती है और श्री बिलास जो है वो अकेला रह जाता है और वो मरते मरते उसके आखिरी शब्द थे, मे यू बी माइन अगेन इन आवर नेक्स्ट बर्थ। तो वो श्री बिलास से कहती है कि काश भगवान करे कि अगले जन्म में भी तुम ही मुझे पति के रूप में मिलो और हम लोग दोनों फिर से साथ में रहें, तुम मेरे ही बनकर मुझे मिलो। तो यहीं पर जो नॉवल है उसकी समरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।